विद्यार्थियों नमस्कार। अपन पिछली कक्षा के अंदर जो है परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अगला चैप्टर था जल परिवहन। जल परिवहन परिवहन के सभी साधनों में सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। इसमें कम धन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसके जो मार्ग है उसमें बनाने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं जो है जल के माध्यम से बने हुए होते हैं। परिवहन के साधनों में जल परिवहन का एक विशेष योगदान है। जल परिवहन में जो है स्टीमर या जलयान, जलपोत, स्टीमर, नौकाएं आदि जो है जल परिवहन के साधन है। जल परिवहन के साधनों के अंदर जो है पोताश्रयों का निर्माण, जलमार्गों को गहरा सुरक्षित रखने आदि के पर्याप्त कुछ धन व्यय होता है। सामान्यतः सस्ते और भारी दोनों ही पदार्थों का जो है परिवहन किया जाता है। तो जिसमें आ गया लोहा अयस्क, कोयला, सीमेंट, अनाज ढोने के लिए जलयानों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें जलयानों का जो है नदियों की गहराई और जल की मात्रा, यह जो है जल परिवहन में जो जलयान है वो निर्भर करते हैं जल की जो मात्रा होती है और नदी की गहराई की मात्रा, इन दोनों पर ही जो है निर्भर करती है। अर्थात नदियों तथा झीलों में जल की गहराई और मात्रा के अनुसार तथा छोटे बड़े जलपोत भी चलते हैं। मतलब नदी और जो झील की गहराई होती है, मात्रा होती है उस पानी की, उस पर निर्भर करती है। फिर है जल परिवहन को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो हो गया आंतरिक जल परिवहन और बाह्य या समुद्रीय जलमार्ग और समुद्रीय जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन, इसको अपन समुद्रीय या महासागरीय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आंतरिक जल परिवहन और बाह्य समुद्री जल परिवहन। दूसरा है आंतरिक जल परिवहन। आंतरिक जो जल परिवहन है वो महाद्वीपीय और स्थलीय भागों में जो स्थित नदियां हैं, झील है, उनमें परिवहन किया जाता है या उपयुक्त होती है। यानी कि जो नदियां और झील है उसमें से होकर के किया जाता है। इसके लिए नदियां और जो झील होती है वो उपयुक्त होती है और पर्याप्त जल और गहराई के साथ ही ढाल कम पाया जाता है। किन की तुलना में? समुद्रों की तुलना में। और आंतरिक जल परिवहन में जो नदियां होती है, नदियों में जो जल बहता रहता है, तो बहते हुए जल में जो रेत होती है, तो रेत के जो कण हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण जो है नौकाएं होती है उनको परिवहन होने में प्रमुख बाधा उत्पन्न होती है। और कुछ नदियां जो है कुछ समय के लिए बहती है या वर्षा काल के दौरान बहती है और बाद में सूख जाती है, शुष्क अवस्था में सूख जाती है, तो उस दौरान जो है आंतरिक जलमार्ग प्रभावित होता है, आंतरिक जल परिवहन प्रभावित होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि यह आंतरिक जलमार्ग
मौसमी परिवहन में ही संभव हो पाता है। विश्व में जिन भागों में पर्याप्त जल प्रवाह वाली बड़ी बड़ी नदियां पाई जाती है उनका उपयोग जल परिवहन के लिए किया जाता है। तो विश्व में आंतरिक जलमार्ग को छह भागों में विभक्त किया गया है, यानी महाद्वीपों के अनुसार विभक्त किया गया है। यूरोप या यूरोपीय आंतरिक जल परिवहन या जलमार्ग, यूरोपीय हो गया। दूसरा जो है एशियाई आंतरिक जलमार्ग, तीसरा है अफ्रीकी जलमार्ग, यूरोप के आंतरिक जलमार्ग, एशिया के आंतरिक जलमार्ग, अफ्रीका के आंतरिक जलमार्ग, उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग, दक्षिणी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग, और छठा है ऑस्ट्रेलियाई आंतरिक जलमार्ग। इस प्रकार से आंतरिक जलमार्ग के जो मार्ग बताए हैं वो छह महाद्वीपों में यूरोपीय, एशियाई, अफ्रीकीय, उत्तरी अमेरिकाई, दक्षिणी अमेरिकाई और ऑस्ट्रेलियाई, इस प्रकार से जो है आंतरिक जलमार्ग को छह भागों में विभक्त किया गया है। अब है पहला है यूरोपीय। तो यूरोपीय जो आंतरिक जलमार्ग है वो आंतरिक जलमार्ग की दृष्टि से सबसे उत्तम जलमार्ग है। इसमें जो है उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियां यूरोपीय देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली राइन, सीन और पो नदियाँ दक्षिण की ओर बहने वाली डेन्यूब, डोन, निपर, निस्टर नदियाँ और कैस्पियन सागर में गिरने वाली वोल्गा नदी के नीचे वाले भागों का प्रयोग जल परिवहन के लिए किया जाता है। पश्चिमी यूरोपीय कुछ देशों में जल परिवहन के लिए नहरों का भी निर्माण किया गया है। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रभावित होती है। रूर नदी पूर्व में राइन से मिलती है जो कोयला क्षेत्र को प्रभावित करती है। और यह जो जलमार्ग है विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। दूसरा है एशियाई आंतरिक जलमार्ग। चीन में यानी एशिया में बात करेंगे तो चीन में है हवांगो नदी, उसके मुहाने से लगभग 200 किलोमीटर ऊपर तक नौगम्य है, यानी नौकाएं युक्त है। चीन की हो गई हवांगो नदी, यांगटी सीक्यांग नदी और दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली सीक्यांग नदी। दक्षिणी पूर्वी एशिया में इरावदी, मीमान, सीक्यांग आदि नदियों के मुहाने से थोड़ी दूरी तक नौगम्य है, जिसका व्यापारिक महत्व बहुत कम है। तो ये था एशिया का मुख्य रूप से आपके चैप्टर में दिया है चीन का। तो चीन में जो है 3 नदियों का दिया है, हवांगो नदी, यांगटी सीक्यांग नदी और तीसरी जो है सीक्यांग नदी। इस प्रकार से 3 नदियों का जो है उल्लेख किया है। अगला है उत्तरी अमेरिका का आंतरिक जलमार्ग। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में स्थित महान झीलों में जल परिवहन की पूर्ण सुविधा है। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा झीलें पाई गई है उत्तरी अमेरिका में,
अमेरिका और कनाडा के मध्य, जिनमें है सुपीरियर, मिशिगन, हारून और इरी झील से शुरू होकर के सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने तक जलपोतों के आने जाने की सुविधा है। इसके अलावा यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं मिसिसिपी, मिसौरी और ओहियो नदियाँ, ये 3 जो नदियाँ हैं उत्तरी अमेरिकाई, ये जो आंतरिक जलमार्ग है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या इसमें जो है आंतरिक जलमार्ग होता है जो औद्योगिक नगरों को जोड़ती है। फिर है कनाडा में महान झील मार्ग के अतिरिक्त सस्केचान, मैकेंजी और ओटावा, ये जो 3 नदियां हैं ये जल परिवहन इसमें होता है। लेकिन शीत ऋतु के अंदर जो ये तीनों नदियां होती है हिमाच्छादन के कारण जो है अवरुद्ध हो जाती है, यानी बर्फ़ जमने के बाद में इसमें नौकाएं जो है संचालित नहीं होती है। अगला जो है दक्षिणी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग, तो उत्तरी भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जो विशाल नदी है अमेजन, जो अपनी जो सहायक नदियां होती है उसमें 30,000 किलोमीटर लंबाई के साथ में अमेजन जो है अपनी सहायक नदियों के साथ जो है आंतरिक जलमार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी 30,000 किलोमीटर जो है लंबा जलमार्ग है। दक्षिणी ब्राज़ील, अर्जेंटीना और यूरुग्वे को पराग्वे से प्लांटा नदियों के जलमार्ग की सुविधा है, जहां मुहाने पर लगभग 1500 किलोमीटर अंदर तक जलपोत की सुविधा होती है। फिर है अफ्रीकाई या अफ्रीकी आंतरिक जलमार्ग, तो अफ्रीकी के अंदर जो है नील, कांगो और नाइजर नदियाँ, इन तीनों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी ये नदियाँ जो है अफ्रीका के आंतरिक जलमार्ग में प्रमुख रूप से अपना जो कार्य है निवहन करती है या आंतरिक जलमार्ग प्रदान करती है। यद्यपि नील नदी केवल मुहाना प्रदेश में ही नौगम्य है, किंतु नाइजर और कांगो नदियाँ जो है मुहाने से होकर के 1100 किलोमीटर भीतर तक जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। और अगला है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियाई जो आंतरिक जलमार्ग है उसमें मर्रे और डार्लिंग 2 नदियां हैं जो 1500 किलोमीटर आंतरिक जलमार्ग प्रदान करती है या सुविधा उपलब्ध करवाती है। अन्य नदियां जो ऑस्ट्रेलिया में नौगम्य नहीं हैं। इस प्रकार से आंतरिक जलमार्ग है जिसको अपन 6 भागों में विभक्त किया गया है जो महाद्वीपों के अनुसार है। अगला है महासागरीय जलमार्ग। महासागर ये जो जलमार्ग है ये अपनी दिशाओं में यानी प्रत्येक दिशाओं के अंदर जो है जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। जलमार्ग में जो है इनके रखरखाव की लागत भी नहीं होती। इसके अंदर जो है महासागरीय जलमार्ग में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जो है लंबी दूरियों को जो है यानी लंबी दूरियों को आपस में जोड़ते हैं और कम समय पर जो है अपने परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल पदार्थों का लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है मार्गों की और जो जलपोतों का रखरखाव वायु परिवहन और जो स्थल परिवहन की तुलना में सस्ता होता है। इस कारण से यह जो जल परिवहन है वो महासागरीय जलमार्ग सस्ता पड़ता है। विश्व के प्रमुख महासागरीय जलमार्गों में
पहला है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यह विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और जो यूरोपीय देश हैं उसमें जो है जलमार्ग का जो है भाग इसी क्षेत्र से होता है। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला यह जलमार्ग पश्चिमी यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिका, विशेष रूप से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को जोड़ता है। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग यहाँ पर 1/4 भाग इस मार्ग द्वारा परिवहित होता है। इस समुद्री मार्ग पर विश्व के जो 25% जो जल यान है वो इसी मार्ग से होकर के गुजरते हैं। विश्व के 50 वृहत जो समुद्री पतन है वो 30 इसी मार्ग में है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यह विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री जलमार्ग है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और इसके ठीक विपरीत दिशा में जो यूरोपीय देश हैं उनको आपस में जोड़ता है। पर विश्व के जो जितने भी जलयान हैं वो 25% इन्हीं मार्गों से होकर के गुजरते हैं और 50% वृहत समुद्री पतन जो 30 समुद्री जो पतन है वो इसी मार्ग में उपस्थित है। दूसरा है भूमध्य सागर और हिंद महासागर जलमार्ग। भूमध्य सागर व हिंद महासागर जलमार्ग। यह संसार का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है। कौन सा? भूमध्य सागर और हिंद महासागरीय जलमार्ग। यह संसार के मध्य भाग से होकर के गुजरता है। संसार के सबसे बड़े थल भाग और संसार की अधिकतम जनसंख्या की सेवा करता है। यह जो जलमार्ग है विश्व की जो 75% जनसंख्या है उसकी जो है सेवा करता है। इसमें जो है प्राचीन विश्व का हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र से होकर के गुजरता है। पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को भूमध्य सागर, लाल सागर और हिंद महासागर से होकर के पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की वाणिज्य, कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ता है। स्वेज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता हुआ स्वेज नहर मार्ग से 6400 किलोमीटर लंबा था, जिसमें सोना, हीरा, तांबा, टिन, मूंगफली, चाय, कपास, कहवा, रबर, शक्कर, फलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा और यातायात में वृद्धि हुई है। पोर्ट शहीद, अदन, मुंबई, कोचीन, कोलंबो और एडिलेड आदि इसके पतन जो है जलमार्ग पर स्थित है। भूमध्य सागर और हिंद महासागर जलमार्ग यह संसार का सबसे लंबा जलमार्ग है। यह संसार के मध्य में से होकर के गुजरता है। संसार के सबसे बड़े स्थल और संसार की अधिकतम जनसंख्या यानी 75% जनसंख्या जो विश्व की है उसकी सेवा करता है। यह विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र से गुजरता है। जो प्राचीन क्षेत्र में जो हृदय स्थल था विश्व का, वहाँ से होकर के गुजरता है। पश्चिमी जो यूरोपीय औद्योगिक देश हैं वहाँ पर
यानी कि जो भूमध्य सागर है, लाल सागर और हिंद महासागर से होकर के गुजरता है और पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की वाणिज्य, कृषि, पशुपालन आदि अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। यहाँ से सोना, हीरा, तांबा, टीन, मूंगफली, चाय, कपास, कहवा, रबर, शक्कर जैसे प्राकृतिक संसाधनों का जो है परिवहन होता है। इसके प्रमुख बंदरगाह है पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोचीन, कोलंबो, एडिलेड। अगला है उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग। तीसरा है उत्तमाशा अंतरिक्ष जलमार्ग। उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग अटलांटिक महासागर के पार यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यह पश्चिमी यूरोपीय और जो अफ्रीकी देश है, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम हुआ है। यानी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या कम होने के कारण यह मार्ग जो है विकसित नहीं हुआ है, कम मात्रा में विकसित हुआ है। पश्चिमी यूरोप के जहाज केप वर्डे द्वीप के निकटतम गुजरते हुए अफ्रीका के दक्षिण में केप ऑफ गुड होप पहुँचते हैं। यहाँ केप टाउन बंदरगाह है। यहाँ से इंडोनेशिया जाने वाले जहाज वृहत मार्ग आते हैं, यानी बड़े मार्ग हैं। केप टाउन से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मार्ग वृहत से कुछ उत्तर में है, यानी जो मार्ग है उसके उत्तर दिशा में है। जहाज़ों के मार्ग में तूफान और हिमखंड न आए, इस कारण से जो है उत्तर में होते हैं। मार्ग में जहाज़ों के ईंधन लेने के बंदरगाह हैं केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ, एडिलेड, मेलबोर्न और सिडनी। तो इसमें जो है अपन को प्रमुख बंदरगाह है और जो आंतरिक जलमार्ग होते हैं, यानी जैसे दो देश होते हैं तो दो देशों को जोड़ने का जो है बिंदु अपन इसमें याद करते हैं, यानी कहाँ से कहाँ तक चला या किन को जोड़ रहा है, और इस पर आने वाले प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में अपन जो है अध्ययन करेंगे। अगला है दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। यह शुरू होता है रियो डी जेनेरो से, केप टाउन होते हुए पूर्वी अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन जैसे विस्तृत सघन वन है। ब्राज़ील का पठार पैटागोनिया चारागाह है। पंपास जैसे उपजाऊ कृषि प्रदेश हैं। एंडीज जैसी खनिज पदार्थों वाली जो है मुख्य प्रदेश हैं। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर रियो डी जेनेरो, सेंटोस, मॉन्टेविडियो, ब्यूनस आयर्स, बाहिया ब्लांका आदि प्रमुख बंदरगाहों से गेहूं, मक्का, ऊन, चमड़ा, मांस, कौवा, कपास, तंबाकू, चीनी, मशीनें, लोहा, इस्पात आदि संसाधनों का खनिजों का निर्यात होता है। अगला है खाड़ी कैरिबियन सागरीय जलमार्ग। यह कैरिबियन सागर के तटवर्ती भाग से कोलंबिया, वेनेजुएला, ट्रिनिडाड, गायना, सूरीनाम, पश्चिमी द्वीप समूह, मैक्सिको की खाड़ी, तटीय देश मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य इस मार्ग से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। यह मार्ग पनामा नहर द्वारा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बंदरगाहों के मुख्य रूप से चीनी, कोको, नारियल, कहवा, केला, सब्जियां, कटोर, लकड़ियां और पेट्रोलियम, गंधक और लोहे अयस्क, बॉक्साइट आदि का जो है निर्यात होता है। अगला है प्रशांत महासागरीय मार्ग। संसार में जो है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी तल के लगभग 12% क्षेत्र के ऊपर जो है घिरा हुआ है या फैला हुआ है।
जो व्यापारिक परिवहन की मात्रा बहुत कम है। इसके दो कारण हैं, एक तो औद्योगिक प्रदेश वो यूरोप और अमेरिका के अटलांटिक तटों पर है। दूसरा कारण यह है कि इस प्रशांत महासागर पर द्वीप नहीं है जो कोई व्यापारिक महत्व का हो। वैसे द्वीप बहुत सारे हैं लेकिन व्यापारिक दृष्टि से महत्व वाले नहीं हैं। तो इसमें जो है अन्य महाद्वीपीय जो महासागरीय मार्ग हैं, महाद्वीपीय नहीं, प्रशांत महासागरीय मार्गों में प्रशांत महासागर में जो विकसित नहीं होने के दो कारण हैं, एक तो औद्योगिक पेटियां नहीं है और दूसरा व्यापारिक दृष्टि से कोई द्वीप नहीं है। इसके पश्चिमी भाग में जापान को छोड़कर कोई उद्योग प्रधान विकसित देश नहीं है, सभी देश क्या है, विकासशील देश है। पूर्वी भाग में भी संयुक्त राज्य तथा कनाडा के अतिरिक्त अन्य सभी विकासशील देश हैं। मुख्य जलमार्ग उत्तरी प्रशांत महासागर के मध्य स्थित हवाई द्वीप के होनोलुलु पतन से होकर के जाता है। पश्चिमी उत्तरी अमेरिका ये जलमार्ग पनामा को पार करके सीधे होनोलुलु पहुंचता है। यह जलमार्ग मुख्य रूप से दो भागों में बंट जाता है। एक तो जो है उत्तरी मार्ग जो जापान, चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया को जोड़ता है और दूसरा जो है जलयान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जाता है। अगला है स्वेज नहर मार्ग। स्वेज नहर मार्ग